नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान हैं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है लंबे समय तक बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो टिकट आपको मिली, पहली बार टिकट मिली, आपने जीते और उसके बाद जो है मंत्री भी बन गए। बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ, इसका श्रेय किसको देते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। यदि किसी को श्रेय जाता है तो निश्चित रूप से मेरे संगठन को जाता है कि मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा जिस संगठन में मैं लगभग 40 साल से काम कर रहा हूँ। और जब सन 1984-85 में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, उस समय मैं पोलिंग बूथ एजेंट बना था। उसके बाद युवा मोर्चा में काम करते हुए मंडल में, जिले में उपाध्यक्ष बना, प्रदेश में मंत्री बना। राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में दिया गया था। तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है कि जो पोलिंग बूथ से जिसने काम करना प्रारंभ किया हो, उस कार्यकर्ता को क्रमशः सने सने राष्ट्रीय स्तर तक का भी दायित्व दिया गया हो। और ये जो आपने कहा कि बहुत कम समय में ये इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित रूप से देखिए मैं संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहा और लगातार जैसा भी संगठन ने मुझे काम दिया उन दायित्वों को मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ काम करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम था कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया और 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे मुझे राज्यमंत्री की शपथ मेरी पार्टी ने दिला दी थी। तो ये केवल 3 महीने के जो दरमियान सब कुछ हो गया। लेकिन आपको एक बड़ा विभाग भी है, चिकित्सा शिक्षा, 2 विभाग जुड़ के भी एक साथ बन गए हैं। सरकारी स्तर पर तो लगता है ठीक है सब, लेकिन क्या अधिकारियों को इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या किस तरह का सामंजस्य आप कर रहे हैं केंद्र से और राज्य से और अधिकारियों से? देखिए निश्चित रूप से हमारा कुशल नेतृत्व है और उस कुशल नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तथा हमारे विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में मेरे को काम करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से चूँकि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि इन वरिष्ठ नेतृत्व के सानिध्य में अभी हम सीखने की प्रक्रिया में चल रहे हैं और लगातार मेरे को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जहाँ तक अधिकारियों से समन्वय की बात है, तो मेरा तो प्रयास है कि बिल्कुल निचले स्तर की जो हमारी इकाई है, आशा कार्यकर्ता से लेके CHO से लेके हमारे डॉक्टर से नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वहाँ मैं खुद भ्रमण कर रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से जाकर निरीक्षण कर रहा हूँ। उसके बाद यदि कोई बड़े संस्थान है हमारे, उनमें भी जाना नियमित रूप से हो रहा। तो जब हम लगातार सक्रियता के साथ काम करते हैं तो मन में सीखने का भाव होता है और समाज की सेवा के लिए कुछ करने का भाव होता है। तो मैं समझता हूँ कि सारे समन्वय, सामंजस्य अपने आप बनते चले जाते हैं। जी। लेकिन एक यह है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आया, लगातार बीजेपी की सरकार रही है, काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इतने काम दिखाई नहीं दिए। मतलब ये है कि ग्रामीण इलाकों में आज की स्थिति भी देखें, अब सरकार क्या और नया ऐसा करने जा रही है कि उन सब चीज़ों से भी बाहर आ सकें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बात कही कि 2003 से पहले के मध्य प्रदेश की स्थिति यदि हम देखेंगे तो कितना बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था और चाहे कोई भी व्यवस्था हो वो ध्वस्त थी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत मध्य प्रदेश प्रगति के रास्ते पे चला और लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन चूँकि ये एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलने वाली है, तो अभी भी हम लगातार लगे हुए हैं कि हमारे निचले स्तर की जो इकाइयाँ हैं उनको हम सुदृढ़ करें और बिल्कुल ग्रामीण जनों को हम उनके गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर सकें और हमारी विश्व स्तरीय सुविधाएँ हम अपने नागरिकों को दे सकें। इसके लिए जो हमारे उच्च संस्थान है उनको भी हम उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी अनेकों अनेक ऐसी सेवाएँ हैं जो चाहे वो जिसको हम कह सकते हैं ब्लड टेस्टिंग की हो, चाहे MRI की मशीनें हो, चाहे सोनोग्राफी की हो। अभी कितना अच्छा हमारा विभाग ने एक प्रयोग किया कि सोनोग्राफी के लिए अब हमारे जो प्राइवेट संस्थान है उसके लिए भी हम वाउचर अपने जो जनरेट करेंगे और वाउचर देंगे, तो महिलाएं अपना यदि सोनोग्राफी कराना है तो प्राइवेट में जाके करा सकती हैं और उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। तो ऐसे अनेक नवाचार हो रहे हैं।
108 जो एक सेवा है, जो कांग्रेस ने कभी जिस पे विचार ही नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उसको सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने का अभियान चला रखा है। दूसरी ओर देखिए, जैसे अभी जो आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, टेली मेडिसिन शुरू हुई है हमारे मध्य प्रदेश में, टेली मेडिसिन चल रही है। 104 नंबर आप दबाइए और आपको कोई भी यदि हमारे नागरिक को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए या इलाज के लिए जो छोटी मोटी बीमारियां, उनके 104 नंबर दबा के वो उनसे सलाह ले सकते हैं। हमारे जो निचले स्तर के केंद्र हैं, जो पीएचसी हैं, उन पे हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि वहाँ से यदि कोई मरीज आता है और उसको कोई विशेषज्ञ की राय चाहिए तो उसको भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो अपने जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेते हैं। तो ऐसे अनेक प्रयोग किए। एयर एम्बुलेंस का प्रयोग अद्भुत प्रयोग हुआ है। एयर एम्बुलेंस का जिस तरह से प्रयोग हुआ है, लगता है कि क्या ग्रामीणों को उसका किस तरह से उपयोग कर पाएंगे, या उसका प्रोसेस कैसे होगा, किन लोगों को मिलेगा, अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें आप बताएं कि कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित अमित जी, आप देखिए कि जैसे जब एयर एम्बुलेंस का अर्थ ही है कि वो तत्काल मिल सके, और सामान्य तौर से जब इमरजेंसी की बातें होती हैं तभी उसकी ज़रूरत पड़नी है। कि अभी जैसे एक दुर्घटना हुई थी, बैतूल में दुर्घटना हुई, जो मेरे प्रभार का जिला है, उसमें एक दुर्घटना हुई, एक राजमिस्त्री थे, उनके साथ दुर्घटना हुई और उनको जो इलाज था वो बैतूल से अच्छा भोपाल में मिल सकता था। तो हम उनको वहाँ भोपाल हेलीकॉप्टर की जो हमारी एयर एम्बुलेंस थी उसके माध्यम से भोपाल लेके आए, और उसको चूँकि प्रक्रिया बड़ी हमारी सरल है, हमने सीएमएचओ को उसके लिए अधिकृत कर रखा है और सीएमएचओ अपना उसका कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और सीएमएचओ कलेक्टर मिलके उसकी तुरंत परमिशन उसकी हो जाती। तो जिसको हम कह सकते हैं कि चूँकि पूरी व्यवस्था दूरसंचार के माध्यम से बातचीत होके मिनटों के अंदर निर्णय हो जाता है। बिल्कुल, जैसे सरकार ने जैसे बताया, इस बार बजट भी काफ़ी बढ़ाया हुआ है स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन अस्पतालों पे अस्पताल बन रहे हैं, भोपाल से लेकर कई छोटी जगहों पे भी जिला अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन उनमें काम करने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को कैसे कमी पूरी करेंगे? डॉक्टरी कमी जो है हमेशा दिखाई दे रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से अमित जी, मैं फिर इसमें जाऊंगा कि पहले कांग्रेस ने जो शिक्षा नीति बना रखी थी, वो उस शिक्षा नीति में उन्होंने परिवर्तन किया नहीं, विचार किया नहीं कि हमारी देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से हमें डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी, उस गति से हमको मेडिकल कॉलेज बढ़ाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया। लेकिन मैं अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि हमको मेडिकल कॉलेजों की ज़रूरत है। उसके बाद में उन्होंने जिस तीव्रता के साथ में मेडिकल कॉलेज खोलने का महाअभियान कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलना प्रारंभ किए, और जो पहले की जटिल प्रक्रिया थी मेडिकल कॉलेजों को अनुमति देने की, उसको सरल किया, एनएमसी गठित करके उसको थोड़ा सा प्रक्रिया को सरल किया, तो उसके कारण भी मेडिकल कॉलेज खोलने की गति बढ़ी। और अब तो नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि कम से कम प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज जरूर खुले और आगे चल के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। ऐसा स्वप्न नरेंद्र मोदी जी का जो निश्चित रूप से पूरा होगा। जी जी, इसमें आपने पीपीपी मोड भी कई जिलों में लेके आ रहे हैं कि लोग आगे आएँ, तो उसमें किस तरह की और आपके पास या शिकायतें या समाधान कुछ ऐसे आ रहे हैं कि लोग आगे आएँ और पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज शुरू करें? बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए हमारा प्रयास है कि जितना काम हम सरकार के स्तर पर कर सकते हैं, जैसे अभी हम 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से प्रारंभ हमने और किए हैं। तो एक और तो सरकार का प्रयास है, दूसरी ओर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जनहित में कर सकते हैं। तो जो हमारे ज़िले के अस्पताल हैं जिनकी बेड संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर मरीज भी का भी आना जाना ज़्यादा है, तो ऐसी जगह को हम प्राइवेट संस्थानों को देना चाहते हैं और वो मिलके उसमें मेडिकल कॉलेज खोलें। उसमें काफ़ी लोगों ने अपना रुचि दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि वो मॉडल भी सफल होगा हमारा। एक और मसला है, जैसे दवा खरीदी जो है सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दवा खरीदी कब आ रही है, एक्सपायरी डेट की दवाएं हो जाती हैं, कई जगह पहुंच नहीं पाती हैं। इसके लिए निगम को भी आपने किया, लेकिन स्थितियां सुधरनी है। इसको कोई नया आपका प्रयोग कुछ करने वाले हैं? दवा जो है मरीज़ तक टाइम से पहुंच जाए, जो ज़रूरत की दवा पहुंच जाए, एक्सपायरी डेट की ना पहुंचे। ना बिल्कुल, देखिए अमित जी, इसमें बहुत मैं समझता हूँ कि एकदम पारदर्शी सिस्टम है हमारा और निगम बहुत अच्छे तरीके से उसको काम को कर भी रहा है। हमारे यहाँ पे सब तय है
कि ईडीएल जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल्स ड्रग उसका, कि इतनी ड्रग्स यहाँ पर होनी ही चाहिए। जैसे जिला लेवल पे संख्या तय 400 से ऊपर वहाँ पर रहती हैं। हमारे जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके पास भी हम 10-12 तरह की जो सामान्य रूप से टैबलेट दी जाती है उनको भी दे रहे हैं। पीएससी लेवल का अपना अलग है, सीएससी लेवल पे अपना अलग है। तो सारा ड्रग्स पहले रहता है, कम से कम 3 महीने का स्टॉक हमारे सभी केंद्रों पर रहे। और चूंकि जो एक्सपायरी वाला विषय है, मैं मान के चलो कि हमारे यहाँ पर सामान्य तौर से ऐसी बहुत कम दवाएं होंगी जो कभी हमें एक्सपायरी में वापस करनी पड़े। अन्यथा जो हमारी प्रक्रिया है कि उसको हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो दवाई पहले आई है उस दवाई को पहले बांटा जाए, जो बैच पहले एक्सपायर होने हो सकता है उसको पहले ही दवाई को बांट दिया जाए। तो सामान्य तौर पर ऐसी कोई दवाइयाँ बचती नहीं हैं कि जो एक्सपायरी में जाए, लेकिन यदि बच भी जाती हैं तो उसका डिस्पोजल का पूरा बाकायदा एक अपना प्रक्रिया है, एक एसओपी है, उसके तहत उसका डिस्पोजल भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पारदर्शी हमारा पूरा सिस्टम है इस विषय में। बिल्कुल। एक कलकत्ता जो कांड हुआ उस पर लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा भी एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार ने भी डीजीपी से बोला है कि सभी कॉलेजेस में इस तरह की व्यवस्था की जाए। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है कि उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जो केंद्र सरकार कह रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से अमित जी, अभी आपने बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया। और मध्य प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी इस बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर को जनता के लिए उपलब्ध रहना होता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा की चिंता करना भी राज्य सरकार का दायित्व कर्तव्य है। उसके नाते हमारे विभाग ने कई दिशा निर्देश अभी नए भी जारी किए। हालांकि पहले से भी सुरक्षा की व्यवस्था हमारी सुदृढ़ थी, लेकिन अभी सीसीटीवी कैमराओं की संख्या बढ़ाने का काम किया है और अनेक ऐसे निर्देश दिए हैं जिसकी वजह से अवांछित तत्व हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर ना आ पाए। तो मैं समझता हूँ उससे एक उचित हमारी सुरक्षा हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ को मिल रही है। और उसके बाद भी यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें शीघ्र संज्ञान लेके और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मध्य प्रदेश के अंदर तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी पूर्णतः सुरक्षित रह के जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल समिट हो रही हैं, मोहन यादव जी भी लगातार चाहे जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में, सभी जगह उनके प्लान चल रहे हैं। क्या लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ किस तरह से लोग कंपनियों को बुलाया जा सकता है, या किसी तरह का प्रपोजल है, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में हो या दवा कंपनियों के क्षेत्र में हो, कोई ऐसी बड़ी कंपनियों को आकर्षित करें तो यहाँ पर हो सकता है कि बड़े अस्पताल आने से कुछ स्वास्थ्य सेवाओं का एक माहौल बदले, जो उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएँ कमतर हैं थोड़ी सी दूसरे प्रदेशों से, तो कुछ बढ़ाई जा सकती हैं इसे? बिल्कुल अमित जी, मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया उसमें सुझाव भी अच्छे सुझाव भी समाहित हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी कंपनियों को आकर्षित करें जो मेडिकल डिवाइस पार्क हमने उज्जैन में बनाया हुआ है कि मेडिकल डिवाइस हमारे ही बने, दवाएं भी हमारे यहाँ बने। हम दवाई की नीति को पहले से भी हमने आकर्षक बना रखा है, उसको और आकर्षक बनाने की दिशा में भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जब इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसके कई लाभ हमको होंगे। कि उसका पहला लाभ तो यही होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, उससे जो टैक्सेशन मिलता है उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा, उन दवाइयों की उपलब्धता हमको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि पे जो खर्च होता है उसमें भी बचत होगी, तो हमको दवाइयाँ भी सस्ती मिल जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई ऐसी अभी आपको लग रहा है कि इस जो होने वाली इन्वेस्टर समिट होने वाली है, कोई ऐसे कुछ बड़े नाम अप्रोच किया हो जो कंपनीज आने वाली हैं, कुछ ऐसे बता सकें तो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, चूँकि इसमें हम लोग की भूमिका कम रहती है और चूँकि इन्वेस्टमेंट के लिए एमएसएमई और जो हमारे उद्योग विभाग हैं उनकी भूमिका ज़्यादा रहती है, तो अभी उन लोगों का प्रयास चल रहा है। लेकिन जो भी कंपनियां ड्रग लाइसेंस इत्यादि के लिए जो फॉर्मेलिटी हमारे विभाग के द्वारा की जाती है उसमें हमने इतना सरल प्रक्रिया बना रखी है। अधिकतर तो प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन है और सरल प्रक्रिया है कि हम किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि हम रेड टेपिज्म नहीं, रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं कि जो आएगा उसकी फाइल को हम रेड टेप में बांध के नहीं रखने वाले हैं। हम रेड कारपेट लेके आएंगे, हमारे पास जो आएगा उसको तो
हम ऑनलाइन सरल प्रक्रिया करके उसको तत्काल जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसको सरल बना के रखा हुआ। सरकार जो है मेडिकल के बाद आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को खोलने की तैयारी कर रही है, कुछ शुरुआत भी कर रही है। किस विजन के साथ कर रही है? क्या इतने लोगों को रोजगार मिल पाएगा, या आपको लगता है कि आयुर्वेद जैसा जो पुरानी परंपरा है, जो हमारे सनातन परंपरा चली आ रही है आयुर्वेद की, उसको बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से अमित जी, देखिए जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं और उन चिकित्सा पद्धतियों का सबका अपना अपना लाभ है और सबके अपने अपनी हानियां भी मैं कह सकता हूँ, ये सबकी अपनी अपनी हानि है। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा मैं समझता हूँ कि एक ज्ञान है इस धरती पर जिसमें कोई हानि नहीं है। उस आयुर्वेद पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में कोई हानि नहीं होती। तो और दीर्घकालीन यदि किसी चीज़ का इलाज होता है तो वो केवल आयुर्वेद में होता है। हालांकि एक जो स्वास्थ्य विभाग अर्थ उसका बना दिया कि केवल एलोपैथी, जबकि ऐसा मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने उस भ्रम को तोड़ा है और उन्होंने अब आयुर्वेद को भी आयुष विभाग अलग गठित करके प्रोत्साहन देने का काम किया। जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है या दूसरी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, अब आयुर्वेद के माध्यम से जो इलाज होता है, चूँकि कई प्राकृतिक और प्रकृति आधारित है, वनस्पति आधारित दवाइयाँ हैं और उनमें जो भी होती है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एलोपैथी में राहत ज़रूर जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसके कई बार साइड इफ़ेक्ट होते हैं कई, तो सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद को भी जो प्रोत्साहन देने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसको बहुत आगे बढ़ाया है, तो मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रीय स्वयं संघ से आप लगातार बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और ये देखना, एक सदस्यता अभियान चला रही है बीजेपी, चला रही है, लगता है कि एक आपका सोचने का तरीका बाकी जिस तरह से बढ़ाना है, सो सदस्यता अभियान, चूँकि चुनाव, लोग कहते हैं चुनाव के पहले लोग करते हैं, लेकिन आपने चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार जो लोकसभा चुनाव, वो भी एक रिकॉर्ड मतों से आप लोगों ने यहाँ जीता है, उसके बाद फिर सदस्यता अभियान, किस तरह से इसको चलाने की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, दो बातों को मिला के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करता है, उनके व्यक्तित्व निर्माण करता है, और स्वयंसेवक का निर्माण करता है, और स्वयंसेवक को शिक्षित प्रशिक्षित करने का काम करता है। वो बाद में स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का मौका मिला, और उससे मैं भी प्रेरणा लेकर सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो हम कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट सीखते हैं, और जो गुण हमने सीखे हैं, वो चाहे देशभक्ति के गुण हो, चाहे किसी कार्य को कैसे करना है, तो और निश्चित रूप से उनका लाभ हमारे पार्टी के अंदर भी हमको मिलता है। और ऐसे कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक पे काम कर रहे हैं। तो आपने सदस्यता अभियान का विषय छोड़ा। सदस्यता अभियान प्रारंभ होने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, उस पर आप देख ही रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से लगातार बात आ रही। हमारा सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ। पूरे देश भर के जो हमारी प्रदेश की टोलियां थी वो वहाँ पर पहुँची, उनको प्रशिक्षित किया, उनको सिखाया। पर प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें हमारी ज़िले की टोलियाँ आई, उनको प्रशिक्षित किया। फिर ज़िले में हमारी बैठकें हुई जिसमें मंडल के लोग आए। फिर मंडल में भी अब हमारे सब जगह लगभग प्रशिक्षण वर्ग हो गए। अब हमारे शक्ति केंद्र तक हम पहुँच गए हैं। शक्ति केंद्र पे हमारी बैठकें और प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसके बाद हम बूथ स्तर पर जाने वाले हैं, और ये हमारी पूरी तैयारी होके राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ होकर बूथ स्तर तक क्रमशः पहुँच गई है। और पूरा मैं समझता हूँ कि इसमें 99 नहीं 100% जगह बैठ के हो रही हैं, और 100% इसका परफॉर्मेंस आ रहा है। तो जब हम बूथ स्तर तक पहुंच जाएंगे, 2 तारीख से जब हमारा ये अभियान प्रारंभ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले सदस्यता लेंगे। उसके बाद में क्रमशः आप मान के चलिए कि मैं समझता हूँ कि ये विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है कि किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेने का जो रिकॉर्ड होगा एक दिन के अंदर। और जो मैं समझता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों को अपराजय रिकॉर्ड बन गया है, उस तरह का अपराजय रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का बनेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है लगातार आक्रामक भी हो रही है,
धरने प्रदर्शन उनके बढ़ रहे हैं, सरकार पे हमलावर हो रही है, आपको लगता है कि वहाँ भी जो युवा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरकर सरकार में कुछ दिक्कत कर सकता है? ना देखिए, कांग्रेस तो मैं समझता हूँ कि अब कहीं बची नहीं है। कांग्रेस अब केवल एक परिवार की कठपुतली की जो नेता भी उनको कहना मेरे को थोड़ा वैसा लगता है, जो एक परिवार से संचालित होने वाले लोग केवल उस कांग्रेस के अंदर रह गए। कांग्रेस वो नहीं बची जो 1947 में हुआ करती थी। तो केवल जो एक परिवार के तहत चलने वाले लोग हैं, उनसे मैं नहीं समझता कि वो कोई नया नेतृत्व खड़ा कर पाएंगे, कोई युवा नेतृत्व खड़ा कर पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे पाएंगे। वो विपक्ष के या प्रतिपक्ष के अपने दायित्वों को ही नहीं निभा पा रहा है। वो तो दिन प्रतिदिन उन्हीं में इतनी गुटबाजी और ग्रोहबाजी सुनने को मिलती है कि वो अपने आप में लड़क के शांत हो जाते हैं। जैसे आप कुछ और सवाल करते हैं जिस तरह थोड़े से अलग हैं कि आपने लगातार आपने इंजीनियरिंग की, आप एक बहुत ही उदयपुरा के या होशंगाबाद के एक बहुत छोटे से गांव से आए, आपने पढ़ाई की, बीई की, लेकिन उसके बाद आप राजनीति में आए। आपको लगा कि राजनीति में आपकी बहुत आपको करना चाहिए काम यहाँ पर, कैसे आपका आना हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल अमित जी, क्या है, वैसे तो मैंने जीवन में समग्रता से जीने का तय किया था कि अपन जीवन को समग्रता से जिएंगे और जितने भी क्षेत्र हैं सब में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे, और ईश्वर ने मेरे को सब में ऐसा करने का मौका भी दिया। मैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, मेरा जो होशंगाबाद ज़िले में मेरा सैमरी तला गाँव है जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरा घर उस गांव में सबसे आखिरी में बना हुआ है, और वो आज उस गांव का आज भी उस मेरे घर से आगे एक्सपांसन नहीं हुआ है। मेरा घर आज भी उस गांव का आखिरी घर है। तो ईश्वर ने जब ऐसे घर में मुझे जन्म दिया, और मैं इसको भी मतलब गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्मा, और मेरे पिताजी के पास में या मेरे दादाजी के पास में इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो स्वयं की पढ़ाई पूरी कर पाए, या मेरे दादाजी पिताजी को ज़्यादा पढ़ा पाए। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद भी मेरे पिताजी पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम किया, और हम 4 भाई हैं, मेरे पिताजी ने चारों भाइयों को इंजीनियर बनाया। अब मैं भी SITI में रहा, SITI में टॉपर स्टूडेंट रहा मैं, और उसके बाद मैंने कॉलेज में भी नौकरी की, मेरे को जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिली, रिसर्च असिस्टेंट भी मैं रहा, और विभिन्न तरीके से करते हुए मैं काम करते हुए जहाँ तक राजनीति का विषय, अध्यात्म में भी मेरी रुचि रही। मैंने सेना में भी जाने का प्रयास किया, 5 दिन तक मैं सिलेक्शन बोर्ड में रहा, मैंने सब किया है जीवन में। तो लेकिन जो राजनीति से मेरा विषय, सार्वजनिक जीवन से जुड़ने का विषय, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं प्रेरणा मानता हूँ। बचपन से चूँकि उससे मैं जुड़ गया था, तो मन के अंदर एक ऐसा भाव था कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। तो मेरे को, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से जुड़ा, और उसने भी मुझे इतना काम करने का मौका दिया। क्योंकि इसका आध्यात्म, जैसे आपने कहा, आपने कठोपनिषद पे, फिर नचिकेता जो संवाद वाली जो किताब आपने लिखी हुई है, तो आपको लगता है कि कठोपनिषद से के ज़रिए भी आप कुछ बता सकते हैं जो आध्यात्म को जो आपने शुरुआत की? बिल्कुल, निश्चित रूप से अमित जी, एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य जो स्वामी विवेकानंद जी के मुखारबिंद से बहुत कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरुण निवेदत, उस के प्रति मेरी बड़ी आस्था थी बहुत अपने विद्यार्थी जीवन से। उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। तो मेरे मन के अंदर एक ऐसा भाव था कि ये वाक्य कहाँ से लिया गया, उपनिषद का वाक्य इतना मालूम था, बाद में पता चला कठोपनिषद का है। तो मैंने कठोपनिषद को और ध्यान से पढ़ा, और बहुत बार बार पढ़ा। फिर मन में एक इच्छा हुई कि इस पर कोई एक लेखन काम किया जाए। तो मैंने नचिकेता मृत्युदेव संवाद नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, और उसमें अध्यात्म का जहाँ तक विषय है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो हमारे भारत की धरती से ज़्यादा अध्यात्म कहीं नहीं है, और इतने ग्रंथ हैं। अच्छा, एक और अपनी विशेषता की अभी मेरे को ध्यान में आया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, कि अधिकतर जो इस धरती पर पंथ हैं या धर्म है, वो ये मानते कि नहीं, हमारे ही जो वो हैं वो अंतिम है और अभी कोई नहीं होगा। लेकिन हमारी भगवत गीता कहती है संभवामि युगे युगे, यानी साधुओं के परित्राण करने के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश करने के लिए ईश्वर बार बार अवतार लेते रहेंगे। तो ये सनातन की जो परंपरा है, और
हमारे यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि केवल भारत का कल्याण हो या केवल हिंदुओं का कल्याण हो या केवल सनातनियों का कल्याण हो। हम तो पूरी मानवता के कल्याण की बात करते हैं, पूरी धरती के कल्याण की बात करते हैं, धर्म की जय की बात करते हैं, धर्म के नाश की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। हम तो इसी की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत भूमि पर जन्म लेना अपने आप में सौभाग्य है, और यहाँ पर लेकर यदि मोक्ष प्राप्त करने का हम काम कर लें इस जीवन में, तो वो उससे बड़ा जी, लक्ष्य बिल्कुल, हो बहुत सकता है। बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे आपके संबंध बड़े-बड़े नेताओं से, जो भी मंत्री हैं, सबसे लगातार रहे, आप लंबे समय से संघ के माध्यम से संगठन में सब जगह रहे, लेकिन सरकार में देखा जाए आप कनिष्ठ हैं, आप किस तरह से लोगों से सीख के सामंजस्य बना के आगे बढ़ रहे हैं? कैलाश जी भी हैं और मोहन यादव, चूँकि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आपको एक सामंजस्य, क्योंकि आपको भी अब आगे अपने आप को देखेंगे, अगले बार आके कैबिनेट मंत्री और फिर आगे मुख्यमंत्री तक भी पहुंचना है, तो आप किस तरह से देखते हैं? अमित जी, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पहुँचना तो मेरी पार्टी को तय करना, कहाँ पहुँचाना है, क्या करना है। लेकिन जो आपने कहा कि मैं कनिष्ठ हूँ, ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि मुझे इतने अपने वरिष्ठ लोगों के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, और उन सबका इतना स्नेह मिलता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जब किसी भी मंत्री के पास जाता हूँ, तो वो एक छोटे भाई के नाते वो मेरे को बड़ा स्नेह मिलता है, मैं अपना काम करा के अपने क्षेत्र के लिए ले के आ जाता हूँ। तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि क्योंकि मैं सभी अधिकतर मतलब मंत्री जितने वो मुझसे वरिष्ठ हैं, तो उनका स्नेह मिलता है और उसका लाभ मुझे अपने क्षेत्र के काम कराने में सरलता से हो जाते हैं। एक कौन सा काम है जो करना चाहेंगे, बहुत समय कम है, एक कौन सा जो काम है आपको करना है अपने क्षेत्र के लिए, जो आपके मन में है कि लंबे समय से देख रहे हैं और मंत्री बनने के बाद ये आप जरूर करना चाहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र के विषय में केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पंक्तियाँ मेरे दिमाग में रहती हैं। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास की गंगा बहा देना। जो नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन है, उसको ले जाके क्रियान्वित हमको अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के पास करना है। बिल्कुल, आप जिस तरह के विजन की बात कर रहे हैं, यदि वो विजन सही में साकार होता दिखता है तो ये ज़रूर है, मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 राज्य जरूर बनेगा। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।